नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज में यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2013 आरओ 2013 में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ आपको देशों के नाम और दूसरी तरफ वहाँ से उत्पादित होने वाले खनिजों के नाम दिए गए हैं। इनको जब आप सुमेलित करना शुरू करेंगे तो सही सुमेल नहीं है विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सूची यहाँ पर दिया गया है, कोयला क्षेत्र है और दूसरी तरफ देश दिया गया है। कहने का मतलब है कौन सा कोयला क्षेत्र किस देश से संबंधित है, इस बात को आपको मैच करवाना है। विकल्प आपके सामने हैं, सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसका हो जाएगा बी 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। तो उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है जापान का। विकल्प यहाँ पर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है। तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, धनुषकोडी से, मंडपम से, रामेश्वरम से या फिर पंबन से। राम सेतु जो शुरू होता है वो धनुषकोडी से शुरू होता है। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। तो सही जवाब होगा थाईलैंड। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है। तो यहाँ पर कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि यहाँ के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। तो यहाँ एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, फजेंडा कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में, सुमेलित करना है आपको। उद्योग और केंद्र दिए गए हैं, कौन सा उद्योग का केंद्र कौन सा है, इस बात को आपको सुमेलित करना है। कूट की सहायता से आंसर देना है। विकल्प आपके सामने हैं, तो इसमें जब आप सही मेल करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 3124। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। कहाँ पर उच्चतम है, तो आपके सामने ये विकल्प हैं। इसका सही जवाब होगा डी, लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करना है। यहाँ पर आपको देशों का जो क्रम दिया गया है, 1 नंबर पर फ्रांस है, 2 जापान, 3 रूस और 4 संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। तो यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में इनके संख्या के अनुसार घटाना है, बताना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी 4123। यहाँ पर आप देखेंगे तो उपरोक्त देशों में सर्वाधिक नाभिकीय संयंत्रों की संख्या जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि तकरीबन 103 है, जबकि फ्रांस में 58 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। यानी कि जो बेतार संचार व्यवस्था होती है पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित किया जाता है। तो आपके सामने ये विकल्प है। सही जवाब आपका हो जाएगा सी, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सुमेल करना है आपको। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ बांध है। कौन सा बांध किस नदी पर है, इसी बात को आपको सुमेलित करना है। विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी 4312। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक बार इसको आप चाहें तो व्याख्या पढ़ लें, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। टीजीटी की परीक्षा में खास करके यहाँ पर अलग अलग बांध भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे असवान बांध मिस्र का सबसे बड़ा बांध है, यह नील नदी पर बना है। कैरिबा बांध जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे में है। पंचेत हिल बांध यह धनबाद जिले में झारखंड में दामोदर नदी पर बनाया गया है। यह बात आपको
सॉरी, यह बात आपको क्लास में भी मैंने बताया है। हूवर बांध जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता कहाँ पर होती है? जो जीव या प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर होते हैं उनको कहाँ पर सूचीबद्ध किया जाता है? ए, डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, रेड डाटा बुक में। क्वेश्चन नंबर 13 में है, यहाँ पर IUCN को आप ध्यान रखिएगा। IUCN से संबंधित यहाँ पर ये रेड डाटा बुक को सूचीबद्ध करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैवमंडल रिजर्व, वानस्पतिक विज्ञान, राष्ट्रीय पार्क, या फिर जंगली जंतु अभयारण्य? तो यहाँ सही जवाब आपका हो जाएगा ए, जैवमंडल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 14 में है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक घटक इसमें से कौन है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे? तो सही जवाब हो जाएगा डी, हरे पौधे। उत्पादक का मतलब है कि यहाँ पर अन्य के लिए ये उत्पादन करता है, तो सही जवाब हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 15 में कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है मरुस्थल ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, जबकि कारण कहता है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कूट दिया गया है, कूट की सहायता से आपको सही जवाब देना है। विकल्प इसमें आपका ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो ये बहुत आसान है, बहुत बार पूछा गया है। विकल्प इसमें बी सही होगा, झांसी में। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? यहाँ पर आपसे मानक समय पूछा गया है, तो ये 82.5 डिग्री होती है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं, इनमें से आपको सही सुमेलित नहीं बताना है। नाथुला, लिपुलेख, रोहतांग और पालघाट? तो यहाँ सही जवाब आपका हो जाएगा ए, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में कह रहे हैं, जबकि नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में भारत और चीन सीमा पर स्थित है। 2006 में 1962 के बाद इसको फिर से व्यापार के लिए खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो यहाँ पर आपको चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम दिया है। आपको प्राकृतिक बंदरगाहों के नाम बताने हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर 2 और 4 यानी कि तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम है। विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किसे रामसर का दर्जा प्रदान किया गया है? तो रामसर का दर्जा का मतलब है कि यहाँ पर दलदली भूमि के रूप में किसको दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर आपको चिल्का, लोकटक, केवलादेव और वूलर झील दिया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही जवाब आपका होगा डी, इन सभी को दिया गया है, चाहे चिल्का हो, लोकटक हो, केवलादेव या फिर वूलर झील हो, इन सभी को रामसर का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, यहाँ पर सूची 1 और 2 को मिलाना है। उकाई, पतरातू, पेंच, डाभोल दिया गया है। झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दिया गया है। तो इनको जब आप मैच करवाएंगे तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, 2143। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं उकाई बांध गुजरात में तापी नदी पर है। इनको ऐसे सवाल जब आपको मिले तो इनको अलग अलग भी आप कोशिश करिए कि पढ़ लें। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यहाँ मैच करवाने के लिए दिया गया, लेकिन टीजीटी के एग्ज़ाम में ये भी हो सकता है कि इनको अलग से भी पूछ लिया जाए। तो ऐसे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप तैयार रहें। अगर आप चाहें तो इसको एक जगह पर नोट भी करते चलें। कोई जो पॉइंट आपको मिलता है, जैसे उकाई बांध गुजरात में तापी नदी पर, पतरातू ताप विद्युत परियोजना रांची के नज़दीक झारखंड में, पेंच मध्य प्रदेश और डाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऐसे कुछ फैक्ट आप नोट भी करते रहेंगे तो आपको सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है। तो भारत में किन नदी का उद्गम नहीं होता है। सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब है। तो यहाँ पर जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं होता। इसके साथ साथ में आप देखते हैं कि सिंधु नदी का भी उद्गम भारत में नहीं होता, सतलज का नहीं होता, ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है। इन सभी नदियों का उद्गम भारत में नहीं होता है, जबकि रावी का, चिनाब का, व्यास का, इन सभी नदियों का उद्गम भारत में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर सूची 1 में उद्योग और 2 में स्थानों के नाम दिए गए हैं। इनको मैच करवाना है। विकल्प आपके सामने है। इसको जब आप मैच करवाएंगे तो सही जवाब आपको मिल जाएगा। इसमें से जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब भी मिलें तो कोशिश करिए पहले जो आपको बहुत 100% क्लियर हो उसको मैच करवाइए। हो सकता है कि उसी को मैच करवाने के बाद आपको अन्य किसी को मैच करवाने की आवश्यकता न हो। तो सबसे पहला प्रयास जो आपका होना चाहिए वो ये हो कि जो आपको सही सही आता है पहले उनको आप मैच करवाइए। मैच करवाने के बाद आप आंसर को सर्च करिए। हो सकता है कि उसमें से कोई आंसर आपका सही हो जाए। तो इस तरह से इसको जब आप मैच करवाएंगे तो विकल्प आपका बी सही होगा, 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है कथन और कारण। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसी के आधार पर आपको विकल्प का चयन करना है। सही जवाब आपका हो जाएगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, सही है। इसे रेगुर कहा जाता है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जैविक तत्व और फास्फोरस व नाइट्रोजन का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि साल 2011 की अनंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर आपको विकल्प देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दिया गया है। सही जवाब आपका हो जाएगा बी, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो यहाँ पर अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो इस तरह से जब विकल्पों को आप देखेंगे तो सही जवाब आपको मिल जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो महासागरों में पाया जाता है। विकल्प यहाँ पर सी होगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में 2 सूची दिया गया है, जैवमंडल भंडार और उनकी अवस्थिति। यहाँ पर आपको मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद आप कूट की सहायता से अपने जवाब देंगे। तो यहाँ पर कूट की सहायता से आप देख लीजिए, मैच करवा लीजिए, अपना आंसर लिख लीजिए। उसके बाद देखिए सही जवाब इसका होगा बी, 3, 2, 4, 1 यहाँ पर मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ पर आपको बायोस्फीयर रिजर्व, इकोसिस्टम, इकोलॉजी और जैव विविधता वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पर विचारकों या भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए गए हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर कौन सुमेलित है, तो ए वाला सुमेलित है। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, चूँकि यहाँ पर इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट आपको मिल जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए.जी. टॉन्सले नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। समुदाय के जीवों की रचना कार्य और उनके वातावरण के पारंपरिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एडवर्ड सुएस ने 1875 में बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 में है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण होती है अम्ल वर्षा? आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्पों के आधार पर आप सही आंसर जब लगाएंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। विकल्प डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 31 में है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा डी, इन सभी के द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वात्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब आपका होगा ए, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। विकल्प संख्या ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं क्या है। 33 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। तो एजेंडा 21 की जो सही परिभाषा है वो है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना। तो आपसे अगर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि एजेंडा 21 क्या है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 35 में है, क्वेश्चन नंबर 35 में है यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है। इसमें से कौन शामिल किया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी। तो सही जवाब आपका होगा इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 36 में है इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। तो यहाँ पर आप विकल्प देख सकते हैं, साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल, औषधियाँ एवं प्रतिजैविकी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी, औषधियाँ एवं प्रतिजैविकी। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है। तो काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। यहाँ 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार श्रेणियाँ दिया गया है। आप इसको नवीनतम वाला मैच करवा लीजिए, नहीं तो हम कुछ दिनों के पश्चात आपको एक लिस्ट जारी कर देंगे जिसमें आपको सभी उत्पादकों का रीसेंट वाला जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, ऐसे सवालों को आप ज़रूर ध्यान में रखें, अपने जहन में बनाए रखें, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं। आंकड़े वाले सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर 2 सूचियाँ दिया गया है, कैसे आपको मैच करवाना है। यहाँ पर आपको पर्वतों और उनके प्रकार दिए गए हैं, किस प्रकार के कौन से पर्वत हैं। आपको कूट दिया गया है, कूट की सहायता से आपको सही जवाब देना है। आल्पस, वासजेस, विंध्य, फ्यूजियामा, इनको दिया गया है कौन से ये प्रकार के पर्वत हैं, ब्रह्मोत्थ, ज्वालामुखी, वलित या अवशिष्ट। तो यहाँ पर आप इसको मैच करवाएंगे तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, 3142। क्वेश्चन नंबर 39 में है, क्वेश्चन नंबर 39 में है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो नील नदी का जो अपवाहित क्षेत्र है उसको आपको बताना है। अगर आपको ये पता होगा तो आप बता लेंगे कि कौन से में ये अपवाहित नहीं होता है। सही जवाब आपका हो जाएगा चाड, ए। क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा। विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 41 में है, क्वेश्चन नंबर 41 में है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं। तो स्वेज नहर के दोनों किनारों पर कौन से पत्तन है उनको आपको बताना है। सही जवाब आपका होगा पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, पोर्ट स्वेज, स्वेज नहर के नाम से ही स्वेज होगा, तो इसको आप ध्यान रखें, ये आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश में बाजार आधारित
लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं चीन, भारत, जापान, यूके में। तो सही जवाब आपका होगा सी, जापान में। क्वेश्चन नंबर 43, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, विश्व विकास प्रतिवेदन या फिर सामाजिक विकास योजना। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो सही जवाब होगा ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल की जनजाति कौन है? चिंचू, लेप्चा, डफला और डाफर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए, चिंचू, ये केरल की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो पर्यावरणीय सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है? तो धारणीय विकास, वातानुकूलन, गरीबी कम करना, कागज के थैलों का प्रयोग करना। तो इसमें सही जवाब होगा बी, गरीबी कम करना। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमालयकृत प्रदेश में या फिर टुंडा प्रदेश में। तो अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि निम्न नदियों में से कौन सी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। तो कभी ये दामोदर भी कहलाती थी और कोसी भी, तो लेकिन इसमें सही जवाब आपका बी हो जाएगा। कोसी नदी अपने मार्ग को बदलने के लिए कुख्यात है। विकल्प यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा। तो आज के इस अभ्यास सीरीज में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।